नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए कड़े जवाब और अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर तालिबान और अमेरिका में बढ़ती तनातनी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम के अंत में कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। रूस यूक्रेन संघर्ष पर ट्रंप का यू टर्न, कहा खोई जमीन को वापस ले सकता है यूक्रेन। जर्मनी और फ्रांस ने किया बयान का समर्थन। क्रेमलिन ने कहा सोचा भी तो होगी भारी भूल। गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और अरब इस्लामिक देशों के नेताओं की बैठक। तुर्की ने बैठक को बताया सफल। इजराइल को जल्द वार्ता में शामिल होने की उम्मीद। यूएनएचआरसी में भारत की दो टूक, कहा अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली करे पाकिस्तान। अपनों पर बमबारी के बजाय अर्थव्यवस्था को बचाने की सलाह। पाकिस्तान में मानवाधिकार स्थिति को बताया चिंताजनक। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर E3 देशों के साथ बातचीत जारी। जर्मनी ने कहा कूटनीतिक समाधान पर पहुंचने की संभावना बेहद कम। खामनेई ने वॉशिंगटन के साथ किसी भी बातचीत को किया खारिज। 200 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान रगासा की चीन में दस्तक। गुआंगडांग प्रांत में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए करीब 20 लाख लोग। फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान और मकाऊ में जान माल का नुकसान। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन जब उसे भारत की ओर से जवाब मिलता है तो वो बगलें झांकने लगता है। ऐसा ही कुछ हुआ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। यहां एक युवा भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान को अपने ही लोगों पर बम गिराने के लिए घेरा। पाकिस्तान से POK खाली करने को भी कहा। आइए आपको ये पूरी खबर बताते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। आतंकवाद जिस देश की विदेश नीति का हिस्सा बन जाए, जिस देश में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार कर दी जाती हों, जहां अपने ही लोगों को जबरन गायब कर दिए जाने की भयावह चीखें फरियादी बनकर खड़ी हों, उस देश की तरफ से मानवाधिकार की पैरवी पूरी मानवता को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती है। हालांकि मानवाधिकार की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर बार बार की लताड़ के बावजूद पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। एक बार फिर भारत ने मानवाधिकार के इस गुनाहगार पाकिस्तान को बेनकाब कर उसका असली चेहरा दुनिया के सामने पेश किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर खरी खरी सुनाई। भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के जरिए मंच का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान को भारत की भूमि पर अवैध कब्जा जमाने की कोशिश करने के बजाय उसे खाली करना चाहिए और अपनी गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्षितिज त्यागी ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को शरण देने और अपने ही नागरिकों पर बमबारी जैसे कृत्यों से पास आना चाहिए। सोमवार की रात खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने आसमान से मौत बरसाई थी। इस हमले में महिलाओं, बच्चों समेत 30 लोग मारे गए थे। स्थानीय नेताओं ने इसे जेट बॉम्बिंग बताया है। पाकिस्तान की मानवाधिकार स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट में पिछले एक साल में देश में अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर अहमदियों, हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा में खतरनाक स्तर तक बढ़ोतरी का खुलासा किया था। साथ ही हिंदू और ईसाई लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन और कम उम्र में शादी जैसे मामलों में तेजी की भी बात सामने आई थी। आर्थिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान दुनिया के सामने कटोरा थामे खड़ा है। विश्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार
25.3% आबादी या लगभग 60 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने पर मजबूर हैं। प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल बलूचिस्तान में 42.7% आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। उधर क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर अलगाववादियों का शिकार बन गई है। विस्फोट के कारण ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। इसी साल मार्च में अलगाववादियों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक बंसल, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आलोक जी, पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान जब भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मौका मिलता है भारत के खिलाफ कई तरह के बयान देता है। आज जो क्षितिज त्यागी की ओर से पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। और आप हमेशा से देखते हैं कि पाकिस्तान का खुद का जो बर्ताव है मानवाधिकार के मामले में बहुत ही खराब रहा है। आपने देखा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है वही बताती है आपको कि अल्पसंख्यकों के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है। आज पाकिस्तान तेरा घाटी में जो है बम वर्षा कर अपने ही लोगों के खिलाफ आर्टिलरी यूज कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है। अगर आप इतिहास में जाएं तो आप देखेंगे कि जब ज़रबे अदब हुआ था तब भी उन्होंने उत्तरी वजीरिस्तान पे हवाई जहाजों से हमला किया था। अपनी ही आबादी में अपनी आबादी को पूरा क्षेत्र जो है खाली करने के लिए कहा था। तो पाकिस्तान का किसी के ऊपर उंगली उठाना तो कुछ वाजिब उसका कोई मतलब ही नहीं है। पाकिस्तान में आप ये देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। और जब मैं अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं तो सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहा, या हिंदू या ईसाई या वहां पे तो अहमदियास के साथ क्या हो रहा है, शियाओं के साथ क्या हो रहा है, इस्माइलियों के साथ क्या हो रहा है, दाऊदी बोहरास के साथ क्या हो रहा है। तो यहां तक कि सुन्नियों के बीच में भी आप देखें सूफी श्राइन्स पे हमले हो रहे हैं। और भाषाई जो अल्पसंख्यक चाहे बलोच हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पख्तून हो, उनके साथ किस तरीके की जबरदस्ती हो रही है। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जितने भी नेतृत्व है उसको अंदर कर दिया गया है। बलोचों में देखिए डॉक्टर महरंग बलूच जो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जा रही थी उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया। उसके बाद बिना किसी केस के उनको जेल के अंदर रखा जा रहा है, जबकि अदालतों ने उनको इंटरिम बेल दे दी है। तो जिस तरीके का पाकिस्तान का रवैया है वहां ना तो मानवाधिकार चलते हैं ना जनतंत्र चलता है, वहां सिर्फ सेना का बूट चलता है। आलोक जी, जो ये भारत की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान अपने ही लोगों पर बम गिरा रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए क्या है कि ये हमारे दर्शकों को समझना चाहिए कि जो सभ्य राष्ट्र होते हैं अगर उनके देश में कुछ समस्या भी हो तो आप कम से कम बल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर भारत में कहीं इंसर्जेंसी है या कुछ है तो हम जितना कम से कम हो सके जिससे कि कोई भी कोलैटरल डैमेज ना हो ऐसा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की फौज जो कि एक औपनिवेशिक फौज की तरह कार्य करती है वो अपने ही लोगों पर बमबारी करती है। अभी उन्होंने तेरा घाटी पे हवाई जहाजों से बम हमले किए। इससे पहले अगर आपको याद हो ज़रबे अदब हुआ था तब उत्तरी वजीरिस्तान पे बमों से हमले हुए थे। उससे पहले जब राहे रस्त हुआ था तो स्वात घाटी पे भी आर्टिलरी और हवाई जहाजों से हमले हुए थे। बलूचिस्तान में कई बार उन्होंने हवाई हमले किए। जब नवाब बुख्ती की हत्या हुई तब भी हवाई हमले किए। तो पाकिस्तान के लिए अपनी सरजमीन अपने नागरिक कोई मायने नहीं रखते, उनके ऊपर भी हमले करते हैं। क्योंकि ये बात तो वाजिब है कि जब आप आसमान से बम गिराते हैं तो वो किसी एक बिंदु पर तो नहीं गिरता, और जहां गिरता है उसके आसपास कितने लोगों को क्षति होती है, विशेषकर जब आप किसी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां जनसंख्या है, जहां लोग रह रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कभी भी अपने नागरिकों की जानो माल की चिंता की नहीं, और वही हम देख रहे हैं कि वो अपने ही जनसंख्या के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं। आलोक जी, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान कब्जे वाले इलाकों को खाली करे और पाकिस्तान को अच्छा होगा कि अपनी जो आर्थिक स्थिति है उस पर ध्यान दे। देखिए ऐसा है कि जहां तक सवाल कब्जे वाले इलाके हैं तो ये तो संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है और भारत ने भी कहा है कि पाकिस्तान को उन्हें खाली करना चाहिए। और ये बात संयुक्त राष्ट्र ने आज से करीब 7 दशक से भी ज्यादा पहले बोली हुई है। तो
उसके बावजूद उसने खाली नहीं किया। और आज भारत बोल रहा है, वहां की जनसंख्या बोल रही है, वहां की जो लोग हैं, वहां का जो जनमानस है, वो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन, पाकिस्तान के अनधिकृत आधिपत्य से परेशान है और वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, आवाज उठा रहा है। तो ये तो हमेशा से चलता रहा है और ऐसा ही होता आ रहा है। और दुर्भाग्य से जो गिलगित बल्तिस्तान या मीरपुर मुजफ्फराबाद इन जगह के जो नागरिक हैं, वो पाकिस्तान की इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ समय समय पर प्रदर्शन करते रहे। ठीक है, आलोक जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। पता है, कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में हेल्थ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। इससे हेल्थ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। policybazaar.com। स्वच्छोत्सव के बिना उत्सव सभी व्यर्थ है, स्वच्छता के ही है तोरण और उसी के अर्थ है। हो साच है स्वच्छता और सांझ हो इसमें सभी की काम ये, और आगे बढ़े रुके ना फिर ये कभी। स्वभाव में संस्कार में स्वच्छता उमंग हो, स्वच्छता हो धर्म और स्वच्छता ही कर्म हो। 25 सितंबर 2025 को सुबह 8 बजे एक साथ एक दिन 1 घंटे के लिए स्वच्छता के लिए श्रमदान करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। आपने ये खबर तो सुनी ही होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर कब्जा करना चाहते हैं और इसको लेकर अमेरिका और तालिबान सरकार के बीच तनाव भरे बयानों का दौर भी जारी है। दरअसल ट्रंप की ये मांग सिर्फ बयान नहीं है। बगराम की भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो ये अमेरिका के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि क्यों ट्रंप इस एयरबेस को लेकर इतने आतुर दिख रहे हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान के बगराम के बर्फ से ढके पहाड़ों पर मंडराते जंग की आशंकाओं के बादलों ने क्षेत्र में तनाव की भारी बारिश कर दी है, जिसकी चपेट में अफगानिस्तान से लेकर चीन तक आते दिखाई दे रहे हैं। तनाव का कारण पहाड़ों की तलहटी में बसा बगराम एयरबेस है, जिसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान ने एक बार फिर इसे सुर्खियों में ला दिया है।
दरअसल 2021 में आनन फानन में खाली किए गए इस एयरबेस पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल आ गया है। उन्होंने धमकी देते हुए तालिबान के सामने इसे वापस करने की मांग रख दी है। ट्रंप का कहना है कि एयरबेस को अमेरिका ने बनाया है, लिहाजा उसे वापस चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके नतीजे भी बुरे होंगे, जिस पर पलटवार करते हुए तालिबान ने कहा है कि ऐसा किसी भी हालत में संभव नहीं होगा। साथ ही तालिबान ने अगले 20 साल तक युद्ध लड़ने की चेतावनी भी दे डाली है। क्षेत्र की तेजी से बदलती स्थिति के मद्देनजर तालिबान ने पाकिस्तान को भी इसमें लपेट लिया है। मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो ट्रंप की इस खेल में किसी भी रूप में, चाहे वो सैन्य या कूटनीतिक हो, अमेरिका की मदद या समर्थन करता है तो तालिबान उसे दुश्मन राष्ट्र मानेगा। तालिबान की चिंता के कई कारण हैं। पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान पर टीटीपी को समर्थन देने का आरोप लगाता है, जबकि वो इसे खारिज करता है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच भी कराए हैं, जो अफगानिस्तान की टेंशन को बढ़ाता है। ट्रंप की इस इच्छा पर सिर्फ अफगानिस्तान ने ही नहीं बल्कि चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में तनाव बढ़ाना और संघर्ष पैदा करना लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध है। ट्रंप की बगराम एयरबेस छीनने की कोशिश को चीन, रूस, मध्य एशिया और ईरान के बाहरी इलाकों में अमेरिकी सेना की मजबूत पकड़ बनाने की उनके प्रशासन की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन की चिंता का कारण ट्रंप का वो बयान है जिसमें जाने अनजाने में उनकी दिलचस्पी झलक आई थी। ट्रंप ने कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियारों के निर्माण स्थल से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। दरअसल चीन की एक परमाणु साइट लोक नूर बगराम से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा यहीं पर एक और साइट हमी है, जहां सैकड़ों अंडरग्राउंड साइलो होने का दावा किया जा रहा है। राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित बगराम एयरबेस को 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनवाया था, लेकिन 2021 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो इसे अपना मुख्य सैन्य अड्डा बना लिया। अमेरिका ने दोबारा इस विशाल एयरबेस को बनाया, जो 77 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। आलोक जी, ये जो बगराम एयरबेस को लेकर के अमेरिका काफी आतुर दिख रहा है आजकल, क्या कारण है इसका? देखिए, ट्रंप साहब के साथ तो हमेशा से ये समस्या है कि जो भी चीज उनको लगता है सामरिक रूप से, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो चाहते हैं कि वापस अमेरिका को मिले। और हमें समझना चाहिए, उन्होंने पनामा कैनाल के बारे में कहा, उन्होंने ग्रीनलैंड के बारे में कहा, और अब बगराम एयरबेस के। ये जो बगराम एयरबेस है, इसका शुरू में जो निर्माण हुआ था वो अमेरिकी मदद से हुआ था, अमेरिका ने किया था। लेकिन उसके बाद रूस ने इसमें काफी एडिशंस किए। उस जमाने में जब सोवियत यूनियन था, जब अफगानिस्तान में साम्यवादी शासन था, तो रूस ने इसमें काफी बढ़ोतरी की। और जब पिछले कई सालों से जब यहाँ पर एक जनतांत्रिक सरकार थी जो अमेरिका के समर्थन से थी, तो अमेरिकी सेनाओं का ये एक बहुत बड़ा अड्डा था, एक छोटा मोटा शहर समझ। दुर्भाग्य से जब अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान, तो इस तरीके से गया कि तालिबान को सब कुछ सौंप करके चला गया, जो हथियार थे, जो साजो सामान था। अब ट्रंप साहब को लग रहा है कि ये भौगोलिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जो जगह है, ये वापस अमेरिका को मिल जाए। पर अंतरराष्ट्रीय नियमों, कानून, किसी भी तरीके से किसी भी सोवरेन राष्ट्र की आप भूमि हथिया तो नहीं सकते। अमेरिका ने अगर मदद की तो ये उनकी अपनी इच्छा थी, उन्होंने इस अड्डे को बनाने के लिए मदद की, उनमें उसका भी हित रहा होगा, और उसके बाद वो वहां रहे। वो वापस छोड़ के क्यों गए? जिस हालात में वो छोड़ के गए, उससे अफगानिस्तान का कितना नुकसान हुआ ये दुनिया जानती है। आलोक जी, अगर सामरिक रूप से हम देखें, सामरिक रूप से, तो ये अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? इनकेस अमेरिका बगराम को लेना चाहता है, क्यों लेना चाहता है? सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए? देखिए, अगर बगराम में वो आ जाते हैं तो फिर उनको मध्य एशियाई के जो राष्ट्र हैं वो बिल्कुल पास हो जाते हैं। चीन का जो जिंजियांग क्षेत्र है वो उनके पास हो जाता है, और तो और यहाँ पे भी भारत का उत्तरी क्षेत्र भी उनके लिए काफी पास हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं। हालांकि ये समझना चाहिए कि बगराम को जाने के लिए उनको किसी न किसी राष्ट्र के ऊपर से उड़कर जाना होगा। ये बात समझ लें, तो किसी न किसी राष्ट्र की वायु सीमा के
ऊपर से जाएंगी, चाहे पाकिस्तान के ऊपर से जाएं, ईरान के ऊपर से जाएं या मध्य एशियाई राष्ट्रों के ऊपर से जाएं, तो इस तरीके की कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बगराम एक बड़ा सुदृढ़ वायु अड्डा था। अगर उसको अमेरिका चाहता तो उस वक्त नहीं खाली करते तो शायद अफगानिस्तान के हालात भिन्न होते। जिस तरीके से अफगानिस्तान में सत्ता पलट हुई, उसके पीछे काफी हद तक अमेरिका का इस ताबड़तोड़ गति से अपनी सेना को हटाना था, जिसमें बगराम वायु अड्डे से सेना हटाना एक प्रमुख चीज थी। और अब ट्रंप साहब उसको वापस चाह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि तालिबान कभी भी इस चीज के लिए तैयार हो सकता है। और चूंकि तालिबान तैयार नहीं होगा, इस पर युद्ध अवश्यंभावी है। और अफगानिस्तान में तालिबान ने पहले भी दिखा दिया है अमेरिका को कि अगर अमेरिकी सेनाओं के पास, अमेरिकी प्रशासन के पास उस तरीके का मादा नहीं हो कि वो लंबा युद्ध कर सकें, तो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। आलोक जी, एक सवाल यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान की नज़दीकी कुछ बड़ी है अमेरिका के साथ, पाकिस्तानी सेना की खासकर, ऐसे में अफगानिस्तान पाकिस्तान को थोड़ा सा किस नजरिए से देखेगा इस पूरे मामले में? देखिए, पूरी तरह से अगर आप देखें कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ काफी नजदीकियां बढ़ गई हैं। आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस में लंच किया, आपने देखा सेंटकॉम कमांडर पाकिस्तान में थे जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस पैक्ट हो गया। और अभी जो है अमेरिका जो है बगराम में भी आना चाह रहा है। तो बगराम में आने के लिए पाकिस्तान की भूमिका अहम रहेगी। अगर अमेरिका जो है जबरन बगराम पे कब्जा करना चाहता है तो उसको पाकिस्तान के माध्यम से ही वहां जाना पड़ेगा। इस तरह के जो कदम है ये कहीं ना कहीं तालिबान और चीन के बीच में भी मजबूती थोड़ा लाएंगे क्या? देखिए, तालिबान और चीन के बीच में एक संबंध अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि तालिबान के नेता जो है पहले भी चीन गए थे और अभी भी चीन के साथ उनके वर्किंग रिलेशंस है। चीन का दूतावास वहां कार्य कर रहा है, चीन की कंपनियां वहां पे आर्थिक कार्यों में लगी हुई हैं, खनन कर रही हैं लौह अयस्क का। तो कई कार्य जो है चीन की कंपनियां कर रही हैं। चीन की तालिबान के साथ एक ठीक ठाक वर्किंग रिलेशनशिप है। ठीक है। और अगर अमेरिका वहां जबरन आएगा तो स्वाभाविक बात है कि चीन, रूस जिसने कि तालिबान को मान्यता दे दी है, एकमात्र राष्ट्र है, ये सब जो है तालिबान के साथ इनका ठीक है, जो संबंध है ठीक और है। ज्यादा। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अभी हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 10,000 के फ्री वाउचर्स के लिए क्लिक कर। फंस गए मैडम, फंस गए। तुम कौन? फ्री कूपन देने वाला स्कैमर। यहाँ आपने अपने सुंदर हाथों से लिंक पर टैप किया और वहाँ मैंने आपका पूरा मोबाइल हैक किया। हैक? पासवर्ड हैक, फोटोज मॉफ, OTP चोरी,
AI यूज करके वो वाली साइट्स पे अपलोडिंग। ये सब ओह, किसी और ने पॉपअप दबा दिया, मैं चला। मैडम जी, स्कैमर बता के नहीं आता, पर अननोन लिंक पे क्लिक करने से आपको साइबर बुलिंग और सेक्सटॉर्शन का शिकार बना जाता है। साइबर क्राइम से बचना है तो रुको, सोचो, फिर एक्शन लो। हीराबाग के गली क्रिकेट में आपका स्वागत। मैच की पहली गेंद और ये घुमा दिया स्क्वायर लेग की तरफ। विचित्र नजारा, बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ और फील्डर की जगह जयेश भाई भागते हुए, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस। अब मुश्किल वक्त में इंडिया कहेगा अच्छा किया, इंश्योरेंस लिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में उस वक्त संस्कृत की गूंज दिखी जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने अपने संबोधन के अंत में संस्कृत मंत्र ओम शांति 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 ओम का उच्चारण कर पूरी दुनिया को सौहार्द और एकजुटता का संदेश दिया। राष्ट्रपति सुबियांतो ने इजराइल फलस्तीन विवाद का हल 2 राष्ट्र समाधान में बताया। उनका ये भाषण एक मजबूत शांति संदेश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया के कई हिस्से हिंसा और संघर्ष से जूझ रहे हैं। फिलीपींस, हांगकांग, ताइवान और मकाऊ में तबाही मचाने के बाद तूफान रगासा चीन के यांगजियांग शहर के तट से टकरा गया है। तूफान पहले से कमजोर भी हो गया है। इस तूफान के कारण ताइवान में 15 लोग मारे गए हैं और 124 लापता हैं। चीन ने दक्षिणी तट में गुआंगडांग राज्य में 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि नाटो और यूरोपीय यूनियन की मदद से रूस के हाथों खोई हुई अपनी सारी जमीन यूक्रेन वापस जीत सकता है। ये बयान उनके पहले के रुख के बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन से युद्ध खत्म करने के लिए रूस के सामने झुकने की बात कही थी। इस बीच रूस ने कहा है कि उसके पास यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं तो उन्हें गाजा में चल रहे युद्ध को रोकना होगा। मैक्रों ने न्यूयॉर्क में फ्रांस के BFM टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि ट्रंप के पास ही इजराइल पर दबाव बनाने की शक्ति है। युगांडा के चुनाव अधिकारियों ने 40 साल से सत्ता पर काबिज 81 वर्षीय राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को फिर से चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। इसके बाद मुसेवेनी ने 2026 में होने वाले चुनावों में अपने समर्थकों से फिर उन्हें जिताने की अपील की है। गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा नावों का समूह फ्लोटिला गाजा तट पर पहुंचने के करीब है। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। इनकी ओर से इजराइल पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन पर लगातार इजरायली ड्रोन से हमला किया जा रहा है। खबर दुनिया की के प्रायोजक थे